5 सितंबर 1977 अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास का वो सुनहरा दिन जब नासा ने वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। वॉयेजर 1 एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसने ना सिर्फ अपने शुरुआती मिशंस को पूरा किया बल्कि एक्सटेंडेड मिशंस को भी इतना एक्सटेंड किया कि लॉन्च होने के 46 साल बाद आज भी वो अपने सफर में आगे ही बढ़ता जा रहा है और पृथ्वी से 2400 करोड़ किलोमीटर दूर होने के बावजूद हमें इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में काफी जरूरी इंफॉर्मेशन भेज रहा है। लेकिन आखिर सवाल ये उठता है कि कब तक वॉयेजर 1 ऐसे ही स्पेस में आगे बढ़ता रहेगा, कब तक वो अंतरिक्ष के रहस्यों से ऐसे ही पर्दा उठाता रहेगा और आखिरकार कितना दूर जाने के बाद हमारा वॉयेजर 1 से कांटेक्ट टूट जाएगा। जानेंगे आज के इस वीडियो में। इंसानों द्वारा बनाया गया पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो सोलर सिस्टम के हीलियोस्फीयर को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में हमसे 2400 करोड़ किलोमीटर दूर पहुंच चुका है और 61,200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पृथ्वी से दूर जाता जा रहा है। अपने समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से बने वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट में एडवांस वीडिकॉन कैमरास लगे हुए थे जिन्होंने 14 फरवरी 1990 के दिन 600 करोड़ किलोमीटर दूरी से पृथ्वी की आखिरी तस्वीर खींची थी, जिसके 34 मिनट के बाद में इसके कैमरास और इससे जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स को बंद कर दिया गया था ताकि स्पेसक्राफ्ट में मौजूद एनर्जी को लंबे समय तक बचाया जा सके। और इस वक्त वॉयेजर 1 के 11 में से सिर्फ 4 इंस्ट्रूमेंट्स ही काम कर रहे हैं और इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लगातार भेज रहे हैं। लेकिन ये सब सिर्फ तब तक चल सकता है जब तक इन्हें पावर सप्लाई मिलती रहे और जब इनकी बैटरी डाउन हो जाएगी ये काम करना बंद कर देंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इंटरस्टेलर स्पेस में तो इन्हें सोलर एनर्जी भी नहीं मिल पा रही होती, तो आखिरकार ये काम कैसे कर रहे हैं? तो आपको बता दें कि वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल के तौर पे रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम का यूज किया गया था, जिससे निकलने वाली हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और फिर इसी इलेक्ट्रिसिटी से ये स्पेसक्राफ्ट चलते हैं। और प्लूटोनियम की ये एनर्जी कब खत्म होगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन नासा ने इस बात का अंदाजा लगा लिया है कि आखिरकार कब वॉयेजर 1 हमें सिग्नल भेजना बंद कर देगा, जिसके बारे में जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिरकार हम वॉयेजर 1 से कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं। दरअसल वॉयेजर 1 से कांटेक्ट बनाए रखने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नासा का डीप स्पेस नेटवर्क, जो अपने ह्यूज एंटीना से 21 किलोवाट के रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, जिसे वॉयेजर 1 तक पहुंचने में 21 घंटों से भी ज्यादा का समय लग जाता है। और ये समय मिशन की शुरुआत में ज्यादा नहीं, महज कुछ मिनटों का था, लेकिन जैसे जैसे वो हमसे दूर जाता गया वो समय बढ़ता गया। लेकिन पिछले 46 सालों में जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सिग्नल ट्रांसमिट करने का टाइम भी बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद वॉयेजर 1 में लगा सेंसिटिव एंटीना इस सिग्नल को कैप्चर करता है और फिर 20 वॉट पावर वाला सिग्नल पृथ्वी की तरफ वापस भेज देता है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ से हम 20 किलोवाट का पावरफुल सिग्नल भेजते हैं, लेकिन वॉयेजर 1 की सिग्नल भेजने की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 20 वॉट की है। यस, दोनों में बहुत डिफरेंस है। वहां पे किलोवाट है, यहाँ पे वॉट है, जो कि स्पेस से ट्रैवल करते हुए जब पृथ्वी पर आता है तो स्ट्रेंथ कम हो जाती है और ये इतना वीक हो जाता है कि इसे डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे इस सिग्नल की वीकनेस और बढ़ती जा रही है। हालांकि नासा ने वॉयेजर 1 के सिग्नल को कैप्चर करने के लिए अपने डीप स्पेस नेटवर्क को काफी ज्यादा पावरफुल बना रखा है, जिसके लिए उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा और स्पेन के मैड्रिड में एक दूसरे से 120 डिग्री लॉन्जिट्यूड पर 70 मीटर के 3 बड़े एंटीना इंस्टॉल किए हुए हैं, जिसके साथ कई 34 मीटर के एंटीनास भी हैं, जो कि हमारे नॉर्मल FM रेडियो के सिग्नल्स होते हैं ना, उनसे 1000 गुना ज्यादा वीक सिग्नल्स को भी ये कैप्चर कर सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम यूनिवर्स में कई लाइट ईयर्स दूर तक सिग्नल्स सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। लेकिन वॉयेजर 1 के केस में दिक्कत ये है कि ये पृथ्वी से जितना दूर जाता जा रहा है, इसकी तरफ से आने वाले सिग्नल्स की स्ट्रेंथ और लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि उसमें मौजूद टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा 23 वॉट के सिग्नल ही हमें भेज सकती है। तो यहां आते आते वो 0 वॉट के करीबन पहुंच जाते हैं। ऐसे में नासा का ये कहना है कि सिर्फ 2036 तक ही हम वॉयेजर 1 के सिग्नल्स को रिसीव कर पाएंगे। अब आप ये समझें कि कम से कम अगले 10 साल तक तो वॉयेजर हमारे कांटेक्ट में रहेगा
उससे पहले हम आपको ये बता दें कि मामला इतना भी आसान नहीं है जितना कि दिख रहा है, क्योंकि सिग्नल्स तो हमें 2036 तक मिल सकते हैं, लेकिन वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट हमें सिर्फ तभी सिग्नल्स भेज पाएगा जब तक उसमें एनर्जी रहेगी। दोस्तों, साइंटिस्ट का यह मानना है कि वॉयेजर 1 में लगा हुआ रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर साल 2025 तक इसे पावर सप्लाई कर सकता है। इसके बाद वॉयेजर 1 के सभी इंस्ट्रूमेंट्स बंद हो जाएंगे और हमें आखिरी सिग्नल भेजने के बाद ये हमेशा हमेशा के लिए हमसे जुदा हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, आने वाले कुछ सालों में भले ही वॉयेजर 1 से हमारा कांटेक्ट टूट जाएगा, लेकिन स्पेस में इनका सफर इसी तरह से जारी रहेगा, जिससे अगले करीबन 300 सालों के अंदर वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस को छोड़कर ओल्ट क्लाउड में एंटर कर जाएगा और इसके दूसरी तरफ से निकलने में इसे करीबन 30,000 साल लग जाएंगे। इसी के साथ ही ये सोलर सिस्टम को अलविदा कहते हुए मिल्की वे के गैलेक्सी में अपने आगे के सफर पर निकल जाएगा। जी हाँ, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी हिस्सा यानी कि ओल्ट क्लाउड को पार करने में वॉयेजर को 30,000 साल लगने वाले। अब यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे आकाशगंगा के 3,916 सोलर सिस्टम में से सिर्फ एक है और मिल्की वे यूनिवर्स की 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज में से सिर्फ एक है। और अपने सफर में अगर वॉयेजर 1 की किसी एस्ट्रॉइड, मीटियोर या प्लैनेट से टक्कर नहीं हुई तो ये अगले लाखों सालों तक हम इंसानों का सीक्रेट लेकर ब्रह्मांड की अंधेरी गलियों में यूं ही घूमता रहेगा। जी हाँ, और हाँ, वॉयेजर 1 में एक गोल्डन रिकॉर्ड लगाया गया है जिसमें धरती, यहाँ पर रहने वाले इंसान और हमारी लोकेशंस के बारे में बहुत सारी डिटेल्स रिकॉर्ड की गई, जिन्हें इसीलिए रिकॉर्ड किया गया था ताकि फ्यूचर में अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को कैप्चर करे तो वो इस डेटा की मदद से पृथ्वी से संपर्क कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।